आपका असाइनमेंट भी सामने आ गया है। पूरा प्रश्न जो है वो पूर्ण प्रतियोगिता वाले चैप्टर से दिया गया है आपका। आगे की तरफ देखेंगे आप तो आपका पहला क्वेश्चन है कि एकाधिकार की परिभाषा दीजिए, ये कैसे एकाधिकारी प्रतियोगिता से भिन्न है। तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि एकाधिकार दो शब्दों से मिलकर बना है, एक धन अधिकार और बाजार की वह स्थिति जब बाजार में वस्तु का केवल एक विक्रेता हो तो उसे एकाधिकार बाजार की दशा कहते हैं। परिभाषा देने को कहा है और यहाँ पे मैंने प्रोफेसर मैककॉनल की एक परिभाषा आप लोगों के लिए दी है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला इसी का दूसरा पार्ट है कि यह कैसे एकाधिकारी प्रतियोगिता। यहाँ पर आप आसानी से एकाधिकारी प्रतियोगिता से भिन्न होने के कारण को इस तरीके से अंतर के माध्यम से आप बता सकते हैं। जैसे वस्तु की प्रकृति, इसमें एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता के आधार पर ये बता सकते हैं कि एकाधिकार में एक ही वस्तु होती है और जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में वस्तुएं निकट स्थानापन्न होती हैं। अगर एकाधिकार में फर्म और उद्योग के संबंध को देखा जाए तो उसमें कोई भेद नहीं होता, लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता में इनमें भेद होता है। अगर आय वक्र, जिसे हम आगम वक्र भी कहते हैं, उसे देखें तो एकाधिकार में ये दोनों नीचे की तरफ गिरते हैं और जिसमें ए आर जो होता है वो कम लोचदार होता है, लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता में भी दोनों नीचे की ओर गिरते हैं, पर ए आर वक्र अधिक लोचदार होता है। तो कम और अधिक लोचदार का अंतर है बच्चों। आप चौथा इसमें दे सकते हैं अंतर कि फर्म का प्रवेश और बहिर्गमन। तो एकाधिकार में कोई भी विक्रेता नहीं चाहता कि कोई नई फर्म प्रवेश करे, लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता चूंकि समूह पर आधारित होती है तो इसमें नई फर्में प्रवेश भी करती है और उसे छोड़कर जाती भी है। अब जिसे हम विक्रय लागत कहते हैं बच्चों, तो एकाधिकार में विक्रय लागतें लगती हैं, विज्ञापन देने होते हैं और उससे भी ज्यादा एकाधिकारी प्रतियोगिताओं में विज्ञापन का बहुत ज्यादा महत्व होता है क्योंकि यहाँ पर छोटा सा समूह होता है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को शॉर्ट एंड स्वीट बता सकते हैं। अगला प्रश्न, एक फर्म को कीमत स्वीकारक कब कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि इस प्रश्न को एनसीईआरटी की बुक से उठाया गया है और ये जो प्रश्न है इसे दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत स्वीकारक होती है, सिद्ध कीजिए। तो हम ये दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही तरह से लिखते हैं। तो आइए पहले हम बताएंगे कि एक फर्म मूल्य स्वीकारक या कीमत स्वीकारक कब होती है। तो एक फर्म मूल्य स्वीकारक तब होती है जब क्रेता और विक्रेताओं की बड़ी संख्या हो और वे पूर्ति को प्रभावित ना कर सके, जब वस्तुएं समरूप हो और क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान हो। तो ये अगर तीन कंडीशन है तो कोई भी फर्म कीमत स्वीकारक हो सकती है। और इसी बात को बच्चों आप पूर्ण प्रतियोगिता के उदाहरण से भी बता दीजिए कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या ज्यादा होती है और कोई भी फर्म वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। और एक चित्र से आप इसे प्रूफ कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा स्मार्ट आंसर। अब आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं जो है कि मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि संतुलन कीमत क्या होती है। तो वह कीमत जो मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है, जहां पर मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तो उसे ही संतुलन कीमत कहा जाता है। उसके बाद मांग में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, इस चित्र के माध्यम से आप बहुत ही छोटे रूप में बता सकते हैं कि मांग में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे यहाँ पर मांग में वृद्धि है तो ये बता रहा है कि संतुलन कीमत बढ़ेगी और संतुलन मात्रा भी बढ़ेगी। लेकिन अगर मांग में कमी हो रही है तो संतुलन कीमत भी कम होगी और संतुलन मात्रा या कह लीजिए आप कि उसकी जो क्वांटिटी है, मांग है, वो भी कम हो जाएगी। और इसी बात को आप बहुत ही छोटे रूप में बताइए कि पूर्ति के स्थिर रहने पर जब केवल मांग बढ़ती है तो संतुलन कीमत बढ़ जाती है और संतुलन मात्रा भी बढ़ जाती है। और इस चित्र के माध्यम से आप उसे दर्शाइए भी। अब इसी चित्र का हम स्पष्टीकरण दे देंगे कि आरंभिक दशाओं में मांग वक्र डी तथा पूर्ति वक्र एस दोनों ई बिंदु पर काट रहे हैं, लेकिन जब पूर्ति वक्र एस ही बना रहे और मांग में वृद्धि हो जाए, डी से बढ़कर डी1 हो जाए,
तब नया संतुलन बिंदु E1 मिल जाता है और OP1 नई कीमत और संतुलन मात्रा OQ1 हो जाती है। ठीक ऐसे ही मांग में कमी को भी आप बहुत आसानी से बताइए कि मांग की कमी की दशा में संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा दोनों कम हो जाती है। और इस प्रकार से ये चित्र बनाइए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस चित्र में जैसा मैंने एरो बनाया है आप वैसे ही बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये चित्र अपने आप में अपना पूरा स्पष्टीकरण दे रहा है कि किस तरह यहाँ पर मांग कम हुई है और मांग के कम होने से किस तरीके से यहाँ पे कीमत डाउन हुई और उसी के साथ मात्रा भी कैसे कम हुई है। तो ये एरो पूरे चित्र का स्पष्टीकरण अच्छे से दे रहा है। आप इसी बात को लिख दीजिए कि प्रारंभिक संतुलन बिंदु E है, लेकिन जब SS स्थिर है तब मांग घटकर अगर D2 हो जाती है तो नया संतुलन बिंदु हमें E2 पे मिलता है और साथ ही कीमत जो है घटकर OP2 और मात्रा घटकर OQ2 रह जाती है। इसके जस्ट बाद बच्चों पूर्ति में परिवर्तन का भी संतुलन कीमत पर प्रभाव बताना है, इसलिए बहुत बड़ा स्पष्टीकरण हम नहीं लिख सकते। एक बार फिर से आप इस ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से बता दीजिए कि पूर्ति में वृद्धि होती है तो क्या होता है। अगर पूर्ति में वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत कम हो जाती है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, संतुलन कीमत कम हो जाती है लेकिन मात्रा बढ़ जाती है। और अगर पूर्ति में कमी होती है तो कीमत बढ़ती है पर मात्रा घट जाती है। तो ये बहुत ही ध्यान से आप लिखिएगा। अब पूर्ति में वृद्धि की कंडीशन को कि किस तरीके से संतुलन कीमत कम होती है आप लिखते हुए इस चित्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं। ठीक, इस चित्र में भी एरो इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से देखिए कि SS से बढ़कर S1 हो गई और जिसकी वजह से कीमत जो है वो डाउन हो गई P से P1। कई बच्चों के मन में प्रश्न आएगा क्यों। आप खुद याद कीजिए, जब मार्केट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं बच्चों तो अपने आप उसकी कीमत कम हो जाती है, इसीलिए संतुलन कीमत भी क्या हो गई, कम, लेकिन पूर्ति क्या हो गई, बढ़ गई। तो आप इस डायग्राम के माध्यम से इस बात को बता सकते हैं और इसका छोटा सा स्पष्टीकरण लिख दीजिएगा कि मांग वक्र DD के स्थिर रहने पर अगर पूर्ति बढ़कर S1 होती है तो नया संतुलन बिंदु E1 पे मिलता है और नई कीमत OP1 निर्धारित होती है और संतुलन मात्रा OQ1। पूर्ति में कमी को जब आप बताएंगे बच्चों तो बहुत ज़्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे लिखिए कि पूर्ति की कमी की दशा में संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आप याद रख सकते हैं तो लिखिए कि संतुलन कीमत बढ़ जाती है और संतुलन मात्रा कम हो जाती है। तो आप इस चीज को इस डायग्राम से बताइए कि कैसे SS से जब घट कर पूर्ति S2 हो गई तो ये देखिए E से E2 हो गया और जिसकी वजह से कीमत में बढ़ोतरी हो गई लेकिन मात्रा जो है बच्चों वो कम हो गई। तो इस चित्र के माध्यम से आप इस बात को प्रूव कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं कि आरंभिक स्थिति में संतुलन बिंदु E है जब DD और SS एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन मांग के स्थिर रहने पर अगर पूर्ति घटकर S2 हो गई तो संतुलन बिंदु E2 हो गया और संतुलन कीमत बढ़कर OP1, माफ कीजिएगा यहाँ पे मुझे OP2 लिखना था, इसे आप सुधार लीजिएगा, OP2 तथा नई संतुलन मात्रा घटकर OQ2 रह जाती है। अब अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही आसान था कि क्या पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक। हम सभी पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं पढ़ते हैं, साथ में एक लाइन भी पढ़ते हैं बच्चों कि वो काल्पनिक स्थिति है। तो आप एक लाइन में बताइए कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें समरूप वस्तुओं का उत्पादन कर समान कीमत पर बेचा जाता है। अब पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो उसमें पहला है कि क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है, वस्तु की समरूप इकाइयां होती हैं, फर्मों का प्रवेश और निष्कासन की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है, इसीलिए बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सारी बातें वर्तमान जगत में देखने को नहीं मिलती, इसलिए ये कैसा बाजार है बच्चों, एक काल्पनिक बाजार है। लेकिन चूंकि ये प्रश्न 4 नंबर का है तो सिर्फ 3 लिखने से काम नहीं चलेगा, हम थोड़ा और बढ़ाते हैं। बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान और साधनों की पूर्ण गतिशीलता को भी बताइएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता में माना जाता है कि क्रेता हो या विक्रेता उसको बाजार का पूर्ण ज्ञान है, जबकि रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और साधनों की पूर्ण गतिशीलता बताइएगा। ये माना जाता है कि हर साधन एक उद्योग से निकलकर दूसरे उद्योग में चला जाएगा, लेकिन बच्चों ये तो आप भी जानते हो कि एक उद्योग के मजदूर का दूसरे उद्योग में जाना पूर्णतः संभव नहीं हो पाता। इसमें कोई यातायात लागत नहीं लगती, जबकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी बिजनेस कर लीजिए उसमें परिवहन का, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज तो लगता ही है।
तो इन सब आधार पे आप प्रूव कर दीजिए कि पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक बाजार है। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बहुत छोटे से प्रश्न को काफी बड़े तरीके से पूछा गया है। अति अल्पकाल के बाजार का मूल्य निर्धारण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहले आप बताइए कि इस समय तत्व को बताया किसने? तो इस समय तत्व को बताया है बच्चों प्रोफेसर मार्शल ने। और अलग अलग समय में कीमतें कैसे निर्धारित होती हैं इसके बारे में बताया गया है। तो आप बता दीजिए कि मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन के समय को 3 भागों में बांटा है। अति अल्पकाल या जिसे वो बाजार काल भी कहते हैं, अल्पकाल और दीर्घकाल। और हमसे सिर्फ अति अल्पकाल पूछा गया है तो हम सिर्फ यही बताएंगे कि अति अल्पकाल या बाजार काल बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल होता है, जिसमें हम चाह कर भी उत्पादन में न परिवर्तन कर सकते हैं, न स्टॉक में किसी तरह की वृद्धि कर सकते हैं। पूर्ति पूर्णतया बेलोच होती है, मतलब कोई लोच ही नहीं, बिल्कुल स्थिर होती है बच्चों। और पूर्ति की दशाओं में परिवर्तन संभव नहीं होता। वस्तु की कीमत वस्तु की मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन चूंकि यहाँ पे पूर्ति बेलोच होती है बेटा, इसीलिए यहाँ पर कीमतें सिर्फ और सिर्फ मांग के द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। मांग में वृद्धि के कारण वस्तु की कीमत में भी अनुपातिक वृद्धि होती रहती है। इसके विपरीत मांग में कमी होगी तो कीमत में भी उसी अनुपात में कमी होती है। काफी डिटेल मैंने यहाँ आप लोगों को दिया है। आप उदाहरण में नाशवान वस्तुओं को बता सकते हैं कि ऐसे अति अल्पकाल का बाजार किन वस्तुओं का होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बच्चों, आपको चित्र के द्वारा भी इसे प्रूव करना होगा। आप इस डायग्राम को बना सकते हैं जहाँ पर आप देखिए कि पहले संतुलन बिंदु ई था और जैसे ही मांग बढ़ी तो संतुलन बिंदु आगे बढ़कर E1 हो गया, कीमत भी बढ़ गई। और जैसे ही मांग घटी तो संतुलन बिंदु E2 हो गया और कीमत भी घट गई। मतलब सब कुछ डिसाइड सिर्फ और सिर्फ मांग कर रहा है। तो इसी बात को मैंने यहाँ स्पष्टीकरण के रूप में भी दे दिया है। आप इसे लिखिए। आई होप आप लोग अपना असाइनमेंट जल्दी जमा करेंगे और इन सारे असाइनमेंट को याद भी करेंगे, क्योंकि बोर्ड के लिए ये बहुत ही